नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का महासंग्राम। जी, इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और ये नाम ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ था। सही कहा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये एक अभूतपूर्व चुनौती थी। इसके पीछे कई वजहें थीं, कई परतें थीं, उन्हें समझना जरूरी है। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका आधार है 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किताब के कुछ जरूरी हिस्से। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ वो दोहराएं, बल्कि ये समझना कि ये सब क्यों हुआ, हाँ, कौन लोग इसमें शामिल थे, ये कैसे फैला और फिर ये कामयाब क्यों नहीं हो पाया, कम से कम अपने उस वक्त के लक्ष्य में। और इसके नतीजे क्या निकले, दूर तक जाने वाले नतीजे जिन्होंने आगे चलकर भारत की दिशा तय की। बिल्कुल, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी संगठित बगावत ही नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय समाज पर, सोच पर, राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए स्रोत के आधार पर इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं उस चिंगारी से। हाँ, वो चिंगारी। अक्सर बात 10 मई 1857 मेरठ से शुरू होती है। वहां छावनी में सिपाहियों का विद्रोह। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, है ना? मतलब बारूद तो पहले से जमा हो रहा था। हाँ बिल्कुल, वो जो चर्बी वाले कारतूस की कहानी है, नई एनफील्ड राइफल, वो तात्कालिक कारण जरूर बना। वो अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है और उसे खोलने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। जाहिर है, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं। उन्हें लगा ये धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। जी, मेरठ में जब 85 सिपाहियों ने मना किया, उन्हें सजा मिली और बस अगले ही दिन विद्रोह फूट पड़ा। कितनी अजीब बात है कि एक छोटा सा कारतूस इतनी बड़ी क्रांति की वजह बन गया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ऊपर की बात थी। असल वजह तो अंग्रेजों की नीतियां थीं। हाँ, वो जमीन तैयार कर रही थी। उनकी वो विस्तारवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, इन सबको कब्जे में ले लिया। फिर वो लगान की नीतियां, किसान बुरी तरह पिस रहे थे। और अवध का विलय 1856 में, वो भी तो एक बड़ी वजह बना। बहुत बड़ी वजह। कुशासन का बहाना बनाकर अवध को हड़प लिया। अब ब्रिटिश सेना में अवध के सिपाही बहुत बड़ी तादाद में थे। उनमें और वहां के ताल्लुकदारों में बहुत गुस्सा था। इसके अलावा वो सामाजिक और धार्मिक सुधार, जैसे सती प्रथा बंद करना, विधवा पुनर्विवाह, इन्हें भी लोग शक से देख रहे थे। हाँ, उन्हें लगा कि ये उनके धर्म और संस्कृति में दखलंदाजी है। फिर वो नस्लीय भेदभाव, भारतीयों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव, वो अहंकार, और सेना में भी भेदभाव था, वेतन, प्रमोशन, सब में। ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना चुका था। कारतूस ने तो बस चिंगारी लगा दी। तो मेरठ से ये आग फैली कैसे, और नेतृत्व कौन कर रहा था? सिपाही मेरठ से कहां गए? मेरठ के सिपाही सीधे दिल्ली गए। ये सोचा समझा कदम था। दिल्ली मतलब मुगल सल्तनत की पुरानी राजधानी। वहां नाम के ही सही बहादुर शाह जफर थे। अच्छा। सिपाहियों ने लाल किले पहुंचकर उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, भले ही प्रतीकात्मक ज्यादा हो। प्रतीकात्मक क्यों? मतलब बहादुर शाह जफर क्या सच में नेतृत्व करने की हालत में थे? उम्र भी काफी थी उनकी। हाँ, स्रोत यही बताता है। वो बहुत बूढ़े थे, अनिच्छुक भी थे, न अनुभव न संसाधन। उन्हें एक प्रतीक बनाया गया ताकि अलग अलग जगहों पर जो विद्रोह हो रहे हैं, उन्हें एक नाम मिल सके, एक वैधता मिल सके। तो असल नेतृत्व अलग अलग जगहों पर स्थानीय नेता कर रहे थे। बिल्कुल। दिल्ली में जैसे जनरल बख्त खान ने कमान संभाली, लेकिन दूसरे इलाकों में स्थानीय नेता उभरे। हाँ, जैसे कानपुर में नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्हें पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेजों ने। और उनके साथ तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खां, बहुत काबिल लोग। लखनऊ में बेगम हजरत महल, अवध के नवाब की बेगम, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित करके मोर्चा संभाला। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी तो आज भी हम सुनते हैं। हाँ, उनकी वीरता तो खैर अद्भुत थी। उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने नहीं माना, झांसी हड़प ली। तो ये मुख्य केंद्र थे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। और कहाँ-कहाँ फैली ये लड़ाई? क्या सिर्फ उत्तर भारत में ही? मुख्य तौर पर उत्तर और मध्य भारत में। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तो थे ही,
ग्वालियर, बरेली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, बिहार में आरा, जहां कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के जमींदार। काफी बड़ा इलाका था। हाँ, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध के गांव देहात में भी ये तेजी से फैला। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि हर जगह विद्रोह का रूप एक जैसा नहीं था। कहीं ये सिपाहियों का था, कहीं किसान और तालुकदार ज्यादा शामिल थे, कहीं आम लोग भी। और दक्षिण भारत या पूरब? वो इलाके ज्यादातर शांत रहे। और पंजाब ने तो बल्कि अंग्रेजों की मदद की विद्रोह दबाने में। अच्छा, तो इतनी विविधता थी, लेकिन दुश्मन एक था, अंग्रेजी हुकूमत। शुरुआत में क्या विद्रोहियों को कामयाबी मिली? हाँ, शुरुआत में कई जगह शानदार कामयाबी मिली। दिल्ली पर कब्जा ही अपने आप में बड़ी बात थी। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने रेजिडेंसी को महीनों घेरे रखा। अंग्रेज शुरू में बिल्कुल चौंक गए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था शायद। हाँ, उन्हें इस फैलाव और इस गुस्से का अंदाजा ही नहीं था। और रानी लक्ष्मीबाई, उनकी भूमिका कितनी अहम रही? स्रोत क्या कहता है? स्रोत तो उन्हें असाधारण वीरता का प्रतीक बताता है। जब झांसी पर हमला हुआ, उन्होंने किले की हिफाजत में जान लगा दी। उनका वो कहना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उनका फौलादी इरादा था। किला गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं। तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पे कब्जा किया। मैदान जंग में, मर्दों के लिबास में, घोड़े पर तलवार चलाते हुए। उनकी बहादुरी कमाल की थी। उनकी मौत भी लड़ते हुए ही हुई। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो प्रतिरोध का, आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल, महिलाओं ने भी इसमें बहुत सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई। इतनी बहादुरी, इतना फैलाव, शुरुआती जीत, फिर भी हम जानते हैं कि आखिर में ये संग्राम नाकाम रहा। स्रोत इसके क्या कारण बताता है? क्या सिर्फ तालमेल की कमी थी? तालमेल और एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी, ये तो बहुत बड़ा कारण था। स्रोत ये साफ कहता है, बहादुर शाह जफर बस नाम के नेता थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हसरत महल, सब अपने अपने इलाकों में मजबूत थे, पर कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। कोई एक योजना नहीं थी। मतलब एक साझा रणनीति नहीं थी? नहीं, सबके अपने लक्ष्य भी थे, शायद अपनी प्राथमिकताएं थीं, और उस जमाने में संचार के साधन बहुत कमजोर थे। तो अलग अलग गुटों में तालमेल कैसे बनता? मुश्किल था। और दूसरी तरफ अंग्रेज, उनके पास क्या था? अंग्रेजों के पास कई फायदे थे। पहला, बेहतर संगठन, एक कमान। दूसरा, आधुनिक हथियार। तीसरा, टेलीग्राफ जैसा संचार का साधन। इससे वो जल्दी खबरें भेज पाते थे, अपनी सेनाओं को ठीक से मूव कर पाते थे। अच्छा, टेलीग्राफ ने बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, बहुत। चौथा, उनकी नेवी। समंदर पर कब्जा था तो ब्रिटेन से फौज और सामान मंगाना आसान था। और पांचवां, जो बहुत अहम है, उन्हें भारत के ही कुछ वर्गों का साथ मिला हुआ था। हाँ, ये बात भी आती है स्रोत में। कौन थे ये लोग जो या तो अलग रहे या अंग्रेजों के साथ थे, और क्यों? कई बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला, नेपाल, ये सब अंग्रेजों के वफादार बने रहे, बल्कि मदद भी की। क्यों? उनके अपने हित थे? हाँ, अपने हित थे। अंग्रेजों से उनकी संधियां थीं। शायद उन्हें विद्रोह की कामयाबी पर यकीन नहीं था। फिर जो पढ़ा लिखा शहरी मध्य वर्ग था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इससे अलग रहा। उन्हें क्या लगता था? शायद उन्हें लगता था कि अंग्रेजी राज भारत को आधुनिक बना रहा है और ये विद्रोह पुरानी ताकतों का काम है। और जैसा पहले कहा, सिख और गोरखा सैनिक, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और ये ब्रिटिश सेना के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुई। ये जो अंदरूनी फूट थी, ये विद्रोह की बड़ी कमजोरी बन गई। और अंग्रेजों ने इसे दबाया कैसे? मतलब उनकी रणनीति क्या थी? उन्होंने बहुत बेरहमी से काम लिया। स्रोत बताता है कि विद्रोह को कुचलने में भयानक हिंसा हुई। दिल्ली पर जब दोबारा कब्जा हुआ तो भारी कत्लेआम हुआ। विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी गई, तोपों से उड़ाया गया, गांव के गांव जला दिए गए। मकसद सिर्फ दबाना नहीं, डराना भी था। हाँ बिल्कुल, भविष्य के लिए खौफ पैदा करना। धीरे धीरे अपनी बेहतर फौज, बेहतर रणनीति और साधनों के बल पर उन्होंने एक एक करके सारे सेंटर्स वापस ले लिए। 1858 के मध्य तक आते आते विद्रोह लगभग पूरी तरह कुचल दिया गया। अंत तो बहुत दुखद रहा, लेकिन क्या इसका कोई स्थायी नतीजा निकला? अंग्रेजों की नीतियों में क्या बदलाव आए इसके बाद? हाँ, नतीजे निकले और बहुत बड़े निकले। सबसे बड़ा और फौरी नतीजा, जैसा स्रोत बताता है, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। अच्छा, कंपनी राज खत्म? हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म।
तो प्रशासन कैसे चलता था फिर? लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बना। वो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनी। और भारत में जो गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय कहलाने लगा, क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। तो कंपनी राज खत्म, ब्रिटिश ताज का सीधा शासन शुरू। कागज पर तो ये बहुत बड़ा बदलाव लगता है, पर क्या इससे जमीन पर कुछ बदला? मतलब भारतीयों के लिए स्थिति बेहतर हुई? बदलाव तो हुए, पर उनका मकसद, जैसा स्रोत कहता है, भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करना था, भारतीयों को अधिकार देना नहीं। अच्छा, क्या नीतियां बदली? पहली बात, अंग्रेजों ने राजाओं और जमींदारों को पटाने की कोशिश की। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई 1858 में। कहा गया कि अब और रियासतों को कब्जाया नहीं जाएगा, उनके अधिकार सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। वो हड़प नीति खत्म कर दी। मकसद था कि शासक वर्ग वफादार बना रहे। हाँ बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव सेना में किया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की, यूरोपियन बढ़ाए। तोपखाने जैसे जरूरी विभागों पर पूरा यूरोपियन कंट्रोल। और सेना में बांटो और राज करो की नीति अपनाई। अलग अलग जातियों, समुदायों की रेजिमेंट बनाई ताकि उनमें आपस में एकता ना हो पाए। और सामाजिक धार्मिक मामलों में? उनमें दखल देना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद हमारे सुधारों से भी लोग भड़के थे, तो आगे से उन्होंने तय किया कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में सीधा दखल नहीं देंगे। ज्यादा सतर्क हो गए वो। लेकिन आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकार, उनका क्या हुआ? आर्थिक शोषण तो जारी रहा, बल्कि और तेज हो गया और मुनज्जम हो गया। भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बनाने की प्रक्रिया तेज हुई। और राजनीतिक अधिकार, वो तो भारतीयों को ना के बराबर मिले। शासन में भागीदारी के नाम पर जो छोटे मोटे सुधार बाद में हुए, वो बहुत दिखावटी थे। तो हाँ, शासन बदला, पर शोषण और दमन का तरीका बना रहा, बल्कि ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो इतनी कुर्बानियां, इतना संघर्ष, क्या ये सब बेकार गया? क्या इसे पूरी तरह असफल मान लिया जाए, या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी था? नहीं, बेकार तो बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहता है। भले ही 1857 का संग्राम अपने फौरी मकसद में नाकाम रहा, लेकिन इसके दूरगामी असर बहुत गहरे और सकारात्मक थे। सबसे बड़ी बात, इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। राष्ट्रवाद की नींव? कैसे? पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग तबकों के लोग, सिपाही, किसान, जमींदार, कारीगर, एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ आए। भले ही एकता पूरी नहीं थी, कमजोर थी, पर यह पहली बार हुआ था। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसने ये भ्रम तोड़ दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को हराया नहीं जा सकता। दिखाया कि अगर भारतीय एक हों तो वो बड़ी चुनौती दे सकते हैं। संग्राम के दौरान जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, वो भी भविष्य के लिए एक मिसाल बनी। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की। और जो नायक थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, वो राष्ट्रीय हीरो बन गए। उनकी कहानियां पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहीं। इसने भारतीयों के मन में आज़ादी की इच्छा को और मजबूत किया। इसने भविष्य के नेताओं को ये भी सिखाया कि शायद सिर्फ हथियार उठाना काफी नहीं है, एक ज्यादा संगठित, पूरे देश में फैला हुआ राजनीतिक आंदोलन चाहिए। इसी संग्राम की विरासत ने आगे चलकर कांग्रेस जैसे संगठन और फिर गांधी जी के आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 1857 का संग्राम चर्बी वाले कारतूस से भड़का जरूर, पर जड़ें अंग्रेजों की सालों पुरानी नीतियों में थीं। बहादुर शाह जफर प्रतीक बने, पर असल लड़ाई नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने लड़ी। हाँ, ये उत्तर और मध्य भारत में फैला, पर केंद्रीय नेतृत्व की कमी, आपसी फूट और अंग्रेजों की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। और नतीजा हुआ कंपनी राज का अंत, भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। नीतियां बदली, पर कंट्रोल और कस गया। बिल्कुल। और जैसा स्रोत कहता है, नाकामी के बावजूद ये संग्राम भारतीय इतिहास का एक बहुत अहम और गौरवशाली अध्याय है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं, ये हमारी चेतना का हिस्सा है। इसने आज़ादी की वो लौ जलाई, एकता की भावना जगाई और आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को रास्ता दिखाया। इसने साबित किया कि भारत की आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देती रही और अंत में 1947 की आज़ादी तक पहुंची। हाँ बिल्कुल, इसमें 1857 का बहुत बड़ा योगदान है। वाकई एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ एक सवाल मन में आता है, इतिहास में अगर मगर तो होता ही है। सोचना दिलचस्प है कि अगर 1857 में विद्रोहियों में बेहतर तालमेल होता, एक मजबूत केंद्रीय नेता होता, सारी बड़ी रियासतें और तबके साथ होते, रणनीति थोड़ी और बेहतर होती, तो क्या नतीजा कुछ और होता?
ये सोचने वाली बात है। क्या पता आजादी 90 साल पहले मिल जाती, इतिहास शायद कुछ और ही होता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।